अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का काम चांद से पत्थरों के सैंपल जमीन पर लेकर आना था। एस्ट्रोनॉट्स को अपना ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना था ताकि साइंटिस्ट चांद को अच्छे से समझ सके। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर लैंडिंग करते ही अपना काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने चांद पर मौजूद पत्थरों के सैंपल्स इकट्ठे किए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पेस से लाई गई कोई भी चीज हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसकी वजह से इन सैंपल्स को एक सील टेक्निकल रूम में खोला गया। कई माह रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि ये पत्थर मैग्नेटाइज्ड हैं। तमाम साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ही शॉकिंग बात थी, क्योंकि चांद के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से इन पत्थरों का मैग्नेटाइज होना बहुत ही ज्यादा सवालों का सर उठाता है। कुछ साइंटिस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज से करोड़ों साल पहले चांद की कोर मोल्टन फॉर्म में थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कोर ठंडी हो गई और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रैश हो गई। चांद के कुछ पत्थर पहली मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में मौजूद थे, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो चुके थे। आज हम उन्हीं पत्थरों पर रिसर्च कर रहे हैं जो चांद पर करोड़ों साल पहले मैग्नेटाइज हो चुके थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक थ्योरी थी। हो सकता है कि इस मिस्ट्री की असल वजह कुछ और हो। ये तो थी एक मिस्ट्री, लेकिन हमारी यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे राज हैं जिनके बारे में नासा अभी तक नहीं जान पाई। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही राजों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए सबसे पहले केपलर 186f के बारे में बात करते हैं। नासा ने स्पेस में ऐसे बहुत ज्यादा टेलीस्कोप्स को भेजा है जो हमारी जमीन जैसे प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं, ताकि हम मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशंस बन सकें। केपलर स्पेस टेलीस्कोप पिछले 4 सालों से हमारी यूनिवर्स में हैबिटेबल प्लैनेट्स तो ढूंढ रहा है। एक दिन अचानक इस टेलीस्कोप को हमारी जमीन से 500 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट नजर आया जो बिल्कुल हमारी जमीन के जैसा था। हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद हो। ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस प्लेनेट के स्टार का साइज हमारे सूरज से थोड़ा कम है, जो एम ड्वार्फ कैटेगरी में आता है। इस स्टार से रेड और इंफ्रारेड लाइट्स निकलती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंफ्रारेड लाइट पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पौधे मौजूद हों। ये प्लेनेट हमारी जमीन से एज में बड़ा है, तो ये मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर हमसे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो। इस प्लेनेट के बारे में हम अगले 200 सालों तक कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये हमसे 500 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये दूरी बहुत ज्यादा है। आइए अब बात करते हैं दी वेला एंशिएंट की। कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ा था। 1963 में अमेरिका और रूस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अब हम बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे पर यकीन नहीं था, जिसकी वजह से नासा ने जमीन के ऑर्बिट में वेला 1 से लेकर वेला 12 तक सैटेलाइट्स को सेट कर दिया था। ये सैटेलाइट्स किसी भी तरह के एटॉमिक रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी थे। 16 साल के बाद वेला सैटेलाइट ने हमारी जमीन पर एक सिग्नल भेजा, जिसका मतलब ये था कि किसी जगह पर बॉम्ब से धमाका किया गया है। इस धमाके की लोकेशन एंटार्क्टिका और अफ्रीका के दरमियान मौजूद समंदर में थी। इस न्यूज के बाद अमेरिका का सीधा शक सोवियत यूनियन पर गया था। जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। इस मामले की गहराई तक जाने के लिए उस लोकेशन पर एक शिप भेजा गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ पर इन्हें ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। इसके बाद 8 माह तक वेला को अच्छी तरह से चेक किया गया, तो पता चला कि इसकी डिवाइस तो अच्छे से काम कर रही है। इसमें कोई भी खराबी नहीं है, जिसकी वजह से ये भी एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आइए अब बात करते हैं विजिटर कॉमेट सन की। हम सब कॉमेट्स को काफी अरसे से देखते आ रहे हैं। 2013 में एक कॉमेट हमारे सामने से गुजरने वाला था। नासा ने इसे अच्छे से देखने का प्लान बना लिया था, जिसकी वजह से इसे स्टडी करने के लिए एक बैलून माउंटेन टेलीस्कोप भी बन गई थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि इतने में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस कॉमेट की एक तस्वीर खींची, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जो एक ट्रायंगल शेप का चमकता हुआ ऑब्जेक्ट लग रहा था, बिल्कुल एलियन शिप की तरह। आगे बढ़ते हुए ये कॉमेट सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि ये कॉमेट सूरज के पीछे तो गया, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने इसे एलियन शिप कहना शुरू कर दिया।
लेकिन एक साइंटिस्ट का कहना है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप बहुत ज्यादा तेजी से हमारी जमीन का चक्कर लगा रहा था, जिसकी वजह से इसे इस कॉमेट की तस्वीर लेने में 8 मिनट का वक्त लग गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 3 अलग अलग तस्वीरें खींची जो एक ऐसे सीक्वेंस में आ गईं कि वो बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह लग रही थी। इसके बाद हमें ये भी पता चला कि वो सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक जा चुका था, जिसकी वजह से वो टूट कर गैस और पार्टिकल्स में बदल गया था और वो हमें दूसरी तरफ से निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये एक एलियन स्पेसशिप था या फिर कुछ और? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आइए अब बात करते हैं आउटर विजिटर्स की। जब स्पेस से कोई एस्ट्रॉयड हमारी जमीन पर आकर गिरता है तो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एस्ट्रॉयड्स फिजिकली तो नुकसान पहुँचाते ही हैं, लेकिन अगर वो बायोलॉजिकल हुए तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर हमारी जमीन पर लाइफ कैसे आई? साइंटिस्ट इसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन पैंसपर्मिया थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स से कोई एस्ट्रॉयड बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के साथ हमारी जमीन पर आया था, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर लाइफ का आगाज हुआ था। ऐसा ही कुछ 1970 में भी हुआ था, जब साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक एस्ट्रॉयड गिरा था। इस एस्ट्रॉयड के सैंपल में हमें बैक्टीरिया के फॉसिल्स मिले थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज जमीन पर जितने भी जानलेवा बैक्टीरियाज हैं वो एस्ट्रॉयड के साथ हमारी जमीन पर आए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आइए अब बात करते हैं डिफेंडर्स और अर्थ की। अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी जमीन से टकराया तो इसका अंजाम कितना ज्यादा खतरनाक होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ था, ये सब तो हम जानते ही हैं। हो सकता है कि ऐसे ही किसी एस्ट्रॉयड से हमारा भी खात्मा हो जाए। नासा मुसलसल उन ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखती है जो हमारी जमीन के लिए खतरा बन सकते हैं। एरिजोना के कैटलीना स्काई सर्वे में ऐसे 5000 ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा गया है जो हमारी जमीन को खत्म कर सकते हैं। 15 सितंबर 2013 को मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा गया जो हमारी पूरी जमीन को खत्म कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट ना तो कोई एस्ट्रॉयड था और ना ही कोई कॉमेट था। साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट का नाम R3 रखा था। जब एडवांस ऑब्जर्वेटरी से उसे देखा गया तो वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन R3 के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये बगैर किसी वजह के टूटा था। आमतौर पर एस्ट्रॉयड्स एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से टूटते हैं, लेकिन R3 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ रिसर्चर्स इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इसे अच्छे से समझ नहीं पाया, जो आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आइए अब बात करते हैं शैडो क्राफ्ट की। 26 जुलाई 1971 को अपोलो 15 मिशन लॉन्च किया गया था। तो क्रू मेंबर्स में से 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर रिसर्च करने के लिए चले गए थे। इनमें से एक एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद की तस्वीरें खींच रहा था। कुछ टाइम के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स वापस जमीन पर आ गए और इन्होंने सारा डेटा नासा को दे दिया। 3 माह तक इस डेटा को स्टडी किया जाता रहा और फिर इसके बाद चांद की तस्वीरें रिलीज कर दी गई थी। जब चांद पर मौजूद क्रिएटर की ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था, जिसमें एक ऐसी चीज नजर आ रही थी जो छुपने की कोशिश कर रही थी। तमाम साइंटिस्ट सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या है। देखने में ये 5 किलोमीटर लंबी लग रही थी, जो बहुत ज्यादा सवाल पैदा कर रही थी, क्योंकि इस शेप के ऑब्जेक्ट को देखने का दावा पहले भी लोग कर चुके थे। कुछ लोगों का कहना है कि हमने आसमान में ऐसी चीजों को देखा है। 30 साल तक साइंटिस्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सके, लेकिन एक दिन इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जो कि इसी क्रिएटर की थी। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले ने अपना नाम विलियम रोटल डेज बताया था, जो अपोलो के एक सीक्रेट मिशन का मेंबर है। इस वीडियो के बाद नासा ने इसे फेक कह दिया, लेकिन कुछ लोग इसे सच कहते हैं। सच क्या है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शैडो ही हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।